हेलो दोस्तों, स्पोकर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का हिंदी अर्थ बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। उनका एक भाषण था, उसी भाषण से हमारी यह जो रचना श्रम विभाजन और जाति प्रथा संकलित है, जिसका हिंदी में अनुवाद जो है ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। तो कहा जा रहा है, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। कहने का मतलब भीमराव अम्बेडकर का ये है कि अपने भाषण में वो बता रहे हैं कि आश्चर्य का बात, विडंबना का बात यह है ना कि जो ये युग चल रहा है आज के समय में भी लोग जो है जातिवाद कर रहे हैं, और आगे कह रहे हैं कि इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन कर रहे हैं, और इसको मानने वाले, जातिवाद को मानने वाले कई लोग जो हैं अपना समर्थन कर रहे हैं कई अलग अलग तरीकों से। कहा जा रहा है कि समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी आज के समाज में भी जो है कहा जा रहा है कि जाति प्रथा में सबसे पहले देखा जा रहा है कि आज के समाज में कार्य कुशलता, जो कार्य करने में कुशल है, योग्य है, तो उसके आधार पर भी जो श्रम का बंटवारा हो रहा है, श्रम का विभाजन हो गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यानी यहाँ पे कहा गया भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कि जो श्रम विभाजन किया जा रहा है, श्रम विभाजन आधुनिक सभ्य समाज में आवश्यक है। तो जैसे श्रम विभाजन आवश्यक है, तो उसी से आधार पर जो जाति प्रथा को माना गया है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन दोनों एक दूसरे के रूप हैं, ठीक ना। उसके बाद कहते हैं अपने भाषण में कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। इसके बाद कहा जा रहा है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। यह भी कहा जा रहा है कि जो श्रम का भी बंटवारा किया जाता है भारत में, तो भारत में बंटवारा किया जाता है तो जाति के आधार पर हो गया, तो जो वर्ग में बांटा जाते हैं लोग, एक दूसरे के मतलब कि ऊंच नीच का भी भाव वो लोग रखते हैं, ठीक। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, हमारे यहाँ ही ऐसा पाया जाता है कि ऊंच नीच का भाव हमारे कंट्री में, हमारे देश में ज्यादा देखा जाता है कि हम बड़े कास्ट के हैं तो हम निचले कास्ट के ये है, तो ये ऊंचा कास्ट का हो गया, ये फलाना कास्ट का हो गया, तो हमारे देश में ज्यादा दिखा जा रहा है। तो इसलिए भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं देखा जाता, यानी विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं देखा गया, समाज में नहीं देखा गया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा देखा जाता है कि हम एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का भाव रखते हैं। इसके बाद भीमराव अम्बेडकर कहते हैं अपने भाषण के दौरान कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि जो जाति प्रथा को अगर हम श्रम विभाजन मान लेते हैं तो यह भी स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि मतलब जो श्रम विभाजन होता है वो मनुष्य की रुचि के आधार पर नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो अपने रुचि के आधार पर भी जो श्रम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, कोई काम को कर सकता है, लेकिन मनुष्य को कहा जा रहा है कि उसके रुचि पर यह आधारित नहीं है, मतलब उसके बिना रुचि का ही लोग काम में बंटवारा कर देते, बांट देते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लेना क्या है, स्वाभाविक विभाजन नहीं माना गया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं करें। मतलब ये कहा जा रहा है हमसे कि हम कुशल व्यक्ति को, सक्षम व्यक्ति को समाज में एक ऐसा निर्माण करें चीज़ों को, या उनको विकसित करें कि जिससे कोई अगर कुशल व्यक्ति हो गया, चाहे कुशल श्रमिक हो गया, तो अपना पेशा, अपना कार्य जो है अपने से चुन सके। हम उसको नहीं बांटे कि आप ये काम करिए, आप वो काम करिए, जबकि वो काम करने में लिए सक्षम नहीं है, वो काम करने के लिए, दूसरा काम करने के लिए वो योग्य बना है,
तो अपने मन से जो है कार्यों को चुने, पेशा को चुने। हम ऐसे समाज में जो है सीमा को, क्षमता को विकसित करें। इसके बाद कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। लेकिन आज समाज में क्या होता है कि हम जन्म नहीं लिए, हमारे माता पिता जो हैं या हमारे पिता जो काम कर रहे हैं, हमारे पिता जिस कास्ट के हैं, जिस जाति के हैं, और हमारा जन्म नहीं हुआ तो हम उसी जाति में जन्म ले लेते हैं, तो हम उसी जाति के कहला जाते हैं। ठीक, अगर पिताजी जो काम कर रहे थे तो हमको उसी काम करने के लिए कह दिया जाता था। तो ऐसा कहा जाता था पहले के समय में। उसके बाद फिर कहते हैं भीमराव अम्बेडकर कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देता है। ठीक, इसके बाद कहा जाए कि भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर न जाए। यानी कहा जा रहा है कि भले ही हमारा पेशा जो अच्छा ना हो, पेशा खराब हो, भूखे मर रहे हो, लेकिन फिर भी हमको उसी पेशा में रहना पड़ेगा, उसी जाति में रहना पड़ेगा। आगे कहा जा रहा है कि आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। यानी ये भी कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति जो है, जो पेशा कर रहा है, उससे भूखा मर जाता है, तो उसका भूखा मरने का कारण यही है जो आधुनिक समाज है, ये उद्योग धंधे विकसित हो रहा है, तकनीक विकसित हो रहा है, ठीक ना, परिवर्तन, अचानक से परिवर्तन इनमें आते रह रहे हैं, तो जिसके कारण मनुष्य भी तो अपना पेशा बदलेगा, कामकाज का ढंग बदलेगा, तरीका बदलेगा। और जो लोग नहीं बदल पाते, जो लोग वैसे ही रह जाते हैं, तो वो भूखे मरने लगते हैं। भूखे मरने के अलावा उनको क्या चारा रहता है, कुछ नहीं रहेगा। वैसे ही कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म जो हमारा है, हिंदू धर्म में कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी हमारे देश को कहा जा रहा है कि हमारे देश में भले भी कितना ही टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, भले ही कितना जो परिवर्तन आ जाए, लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म के लोग को कहा जा रहा है कि वो अपने जाति या पेशा को नहीं बदल सकते, उनको चुनने का अधिकार नहीं है। जिस में जन्म लिए, जिस जाति में जन्म लिए, जिस जाति में है, उसी जाति को मानना पड़ेगा, उसी के पेशा को मानना पड़ेगा, वैसा ही करना पड़ेगा उन्हें, ये कहा जा रहा है। और इसी वजह से कहा गया कि पेशा परिवर्तन की अनुमति अगर हमारा धर्म नहीं दे रहा है, तो इसीलिए भारत में जो है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, इसी वजह से। इसके बाद कहा जा रहा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं होता है। हमारा व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत रुचि नहीं होता, हमारा जो बंटवारा हो जाता है हमको उसी को मानना पड़ जाता है, कोई परिवर्तन हम नहीं कर पाते हैं, स्वेच्छा से हम लोग परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भाग्य से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का न दिल लगता है और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे कार्य प्राप्त की जा सकती है। और यह भी बात सही है कि अगर हमें किसी कार्य करने में मन नहीं लगेगा, हमें बस विवश किया जा रहा है कि नहीं रुचि करिए, आप करिए इस काम को, हमारे उस काम में अरुचि है, तो हमें मन ही नहीं लगेगा। हम उस काम को क्या करेंगे, टालते रहेंगे, करते रहेंगे, मन बस ऐसे ही करते रहेंगे। तो ना हमारा कार्य कुशल हो पाएगा, अच्छे से हो पाएगा, ना हम कुशलता प्राप्त कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। साथ ही आगे कहा जा रहा है कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं अपने भाषण के दौरान कि अब मैं समस्या का जो रचनात्मक पहलू है उसको लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है।
मतलब अपने भाषण के दौरान जो है भीमराव अंबेडकर बोल रहे हैं कि अगर मैं जाति प्रथा की आलोचना कर रहा हूं तो इसको सुन करके आप लोग मेरे से प्रश्न करने लगेंगे कि जातियों के विरुद्ध में मैं अगर आलोचना कर रहा हूं तो मेरे दृष्टि में समाज कैसा होना चाहिए, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, आप लोग मेरे से प्रश्न कीजिएगा। तो भीमराव अंबेडकर इसका उत्तर क्या देते हैं, तो उत्तर देते हैं कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्वता पर आधारित होगा। स्वतंत्रता मतलब कि हमें हर चीज की आज़ादी होगी, समता यानी समानता होगा, भ्रातृत्वता यानी कि छोटे बड़े जो भाई हैं उनमें मेल मिलाप या बंधन होना, यानी बड़े छोटेपन का बंधन। तो यहाँ कहा जा रहा है भीमराव अंबेडकर के द्वारा कि मेरे अनुसार आदर्श समाज वैसा होगा कि जिसमें हर चीज की हमें स्वतंत्रता होगी, हमारे एक दूसरे के अंदर समानता होगी, एक दूसरे का भाईचारा का भाव होगा, हर चीजें होंगी। तब हम लोग जो है एक सभ्य समाज की, एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। फिर कहते हैं भीमराव अम्बेडकर कि क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। बात सही है कि किसी को भाईचारे, अगर हम लोग मेल मिलाप करके रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संरक्षित हो सके। यानी कहने का मतलब उनका यह है कि किसी भी आदर्श समाज में ऐसा तो कार्य होना चाहिए कि हमें कभी परिवर्तन लाना होगा तो हम परिवर्तन ला सके, एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक। अब परिवर्तन के लिए हम रुके नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आभास संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध कराने रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। और यहाँ दूध पानी का मिश्रण दे रहे हैं कि जैसे दूध जो है, दूध और उसमें पानी मिला दिया जाए तो पता नहीं चलता है ऐसे कि कितना दूध है कितना पानी है। तो वैसे ही हमारा जो एक दूसरे के प्रति भाईचारा है उसको भी दूध और पानी के मिश्रण की तरह ही रखना चाहिए, मेल मिलाप करके रहना चाहिए कि पता ना चले कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये पता ना चले। और हमें समाज में जो है हर तरीके के अवसर साधन जो है उपलब्ध होने चाहिए। ठीक, इसके बाद कहते हैं क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन का ही एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। ये लोकतंत्र के बारे में कहा है कि लोकतंत्र बस एक केवल शासन के लिए नहीं है, बल्कि जो समाज में या जीवन में हमारे जीवनचर्या में रीति रिवाज ये सारे चल रहे समाज में जो भी अनुभव होंगे उसका आदान प्रदान करना ही क्या है, लोकतंत्र है। इसके बाद कहते हैं कि इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। और ये भी भीमराव अम्बेडकर कहते हैं अपने भाषण के दौरान कि लोकतंत्र में का मतलब ये भी है कि हम अपने साथियों, मित्रों, दोस्तों, भाइयों सबके साथ जो है श्रद्धा का, स्नेह का और सम्मान का भाव रखें। तो ये पार्ट था हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको इस पार्ट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगा और उसके बाद मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल पे आप सभी लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।